हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द सोशल मीडिया क्विज। सोशल मीडिया क्विज जो एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे हम प्रीवियस पेपर से MCQ शेयर करते हैं क्विज की फॉर्म में। ठीक है, तो उसी की एक्सप्लेनेशन है, उसको काफ़ी अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करते हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, और काफ़ी कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर उसकी एक्सप्लेनेशन आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो मुझे लगा कि वीडियो की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं जो एक्सप्लेनेशन है, ताकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकूं कि सोशल मीडिया जो क्विज है हमारा, उसको आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये MCQs जो होते हैं प्रीवियस पेपर से लिए जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं जियो साइंसिस में, MCQs टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं वो वहाँ से उठाए जाते हैं, ताकि ये कोई डाउट ना रहे किसी के माइंड में कि क्वेश्चन जो है एक स्टैंडर्ड लेवल का है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि पता नहीं ये पर्टिकुलर एग्जाम के लेवल का होगा या नहीं होगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया है जो सोशल मीडिया क्विज है, इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से CSIR नेट है, गेट है, IIT JAM है, UPSC है, या PG एंट्रेंस एग्जाम है, या इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये रहती है इसमें कि कई बार आप ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होके आ जाते हैं, एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये सेगमेंट। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे गोशान के बारे में पूछा गया था। गोशान जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग परसेंटाइल है आंसर्स का, 66% ने जो है सल्फाइड डिपॉजिट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो गोशान जो है वो सब सरफेस में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको इंडिकेट करता है एक प्रकार से। ठीक है, तो गोशान जो है हाईली ऑक्सीडाइज्ड जोन आपको देखने को मिलेगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये सब सरफेस में अनदर जो है डिपॉजिट्स को इंडिकेट करता है। मेनली इसमें सल्फाइड इनरिचमेंट डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम सल्फाइड इनरिचमेंट डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सल्फाइड्स डिपॉजिट्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो गोशान के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करके चलना है। भले ही आपका आंसर सही नहीं रहा हो, लेकिन कंसेप्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये IIT JAM से लिया गया है। इसमें ये पूछा गया था कि डक्टाइल शियर जोन में आपको किस तरीके के रोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, गोर्ज है, ब्रेशिया है, शूडोटेक्लाइट है, या माइलोनाइट है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं 56% ने आंसर किया हुआ है। वो तो ठीक है, 56% हमेशा हम ये देखते हैं, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है वो 50 to 60% के बीच आपको देखने को मिलती है। चाहे वो CSIR नेट हो, IIT JAM हो, गेट हो। ठीक है, 50 to 60% अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो है उस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब देखें करेक्ट जो आंसर है इसका, 56% जो कैंडिडेट है उन्होंने सही आंसर दिया है। बाकी ये जो रॉन्ग आंसर हो रहे हैं इनको अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये इस फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ताकि आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम को उसके बारे में आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डक्टाइल शियर जोन के बारे में पूछा गया है। तो एक तो होता है ब्रिटल डिफॉर्मेशन, एक होता है डक्टाइल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ब्रिटल जो होता है वहां पे तो एकदम से आपको जो है क्रैक्स और फ्रैक्चर्स जनरेट हो जाएंगे। जो डक्टाइल है वहां पे एकदम से ब्रेकेज आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइलोनाइट आपको देखने को मिलेगा। माइलोनाइट बेसिकली आपको अलग अलग जो है कंपोजिशन की लेयर उसमें रॉक में देखने को नजर आएगी ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, तो ये माइलोनाइट जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये IIT ISM धनबाद के PG एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया है। इसमें नेफ्लिन साइनाइड के बारे में बोला गया है कि जो नेफ्लिन साइनाइड है उसका जो इक्विवेलेंट होगा। अब जो नेफ्लिन साइनाइड है वो एक प्लूटोनिक रॉक है। ठीक है, तो उसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट बताना आपको। तो इस तरीके से आपको एक तो ये आइडिया होना चाहिए कि जो गिवन रॉक है वो किस तरीके का रॉक है, और इक्विवेलेंट जो पूछा है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं जिसकी कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है कि वोल्केनिक है या प्लूटोनिक है
वो आपको देखने को मिलेगा। तो नेफ्लिन साइनाइट अगर हम देखें तो वो एक एसिडिक जो है प्लूटोनिक रॉक में आता है, तो उसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट आपको बताना था। तो यहाँ पे जो फोनोलाइट है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ये टेबल मैंने एक डाल दी थी, ठीक है। तो जो प्लूटोनिक है उसके वोल्केनिक इक्विवेलेंट, या आपको वोल्केनिक भी दिए जा सकते हैं, उसके प्लूटोनिक इक्विवेलेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेफ्लिन साइनाइट जो है उसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट जो होगा फोनोलाइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेनाइट के बारे में, साइनाइट के बारे में, गैब्रो के बारे में या डेसाइट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और एसिडिक कौन से हैं और बेसिक कौन से हैं, ये मेन क्लासिफिकेशन रहता है उनके। फिर वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक इक्विवेलेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट जो जून 2016 का एग्जाम था वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक करैक्टर के जो रॉक है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है कमेंट मेरे पास बार बार आते, और आप जैसे देख रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 31% है उन्होंने इनर कोर बताया है, ठीक है, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो है क्रस्ट था। अब क्रस्ट क्यों था, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि रॉक के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इनर कोर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आपको रॉक फॉर्म में जो है मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपर मेंटल दिया होता तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, ठीक है। तो क्रस्ट यहाँ पे आंसर रहेगा। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे जो मैं इसको सर्च आउट कर रहा था, क्यूरिक टेम्परेचर का मेन रोल रहता है। क्यूरिक टेम्परेचर के बाद जो है मैग्नेटिज्म का करैक्टर जो है मटेरियल लॉस कर देता है, तो उसकी वजह से भी जो इनर कोर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म का करैक्टर है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है लाइटली भी सोचना है उसके बारे में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकली चले जाते हैं और उस वजह से क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का IQ भी एग्जाम्स में चेक किया जाता है, तो उस एंगल से भी आपको सोच के चलना है। बिल्कुल इमोशनली होकर एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको चिपक के नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये पूछा गया था कि शॉर्टनिंग अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट की वो किसके द्वारा पॉसिबल है, ठीक है। तो जब शॉर्टनिंग की हम बात करें तो वहाँ पे या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होगा, या तो इस तरीके से अगर फोर्स लगेगा तो या तो फोल्ड बनेंगे या फिर रिवर्स फोल्ट बनेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा कोई स्टार्टा है और यहाँ से अगर फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन से, तो उससे क्या होगा, या तो ये इस तरीके से टर्न हो जाएंगे तो फोल्ड बनेंगे, या फिर ऐसा होगा अगर इसमें फ्रैक्चर जनरेट हो गया तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये हैंगिंग वाल जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स फोल्ट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख के चलना आपको, किस तरीके से आप उसको अप्रोच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नॉर्मल फोल्ट जो होगा इस तरीके से, हैंगिंग वाल जब डाउनवर्ड जो मूव करेगी उसको हम नॉर्मल फोल्ट बोलेंगे। तो ये कॉमनली मिड ओशनिक रीज के अलोंग जो है आपको देखने को मिलता है टेंशनल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से जो थ्रस्ट है या रिवर्स फोल्ट है वो सबडक्शन जोन में या कंप्रेशनल इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से ये हैंगिंग वाल जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, और ये ट्रांसकरंट फोल्ट या ट्रांसफॉर्म फोल्ट जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से एक दूसरे से स्लाइड पास करेगी, ठीक है। तो ये भी अलोंग द मिड ओशनिक रीज आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है DU के PG एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया है, इसमें ओशनिक करंट के बारे में पूछा गया है। तो ओशनिक करंट में ये पूछा गया है कि कौन सा करंट है जो इक्वेटर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो इक्वेटर जो सेंट्रल लाइन होती है इस तरीके से अगर हम देखें ये इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर की तरफ टुवार्ड्स इक्वेटर पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो टुवार्ड्स इक्वेटर मूव करेंगे वो क्या होंगे, कोल्ड करंट होंगे, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे वो वार्म करंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से आप देख सकते हैं जो करंट अलग अलग करंट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, एक तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये दिया हुआ है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये अगुलहास करंट दिया हुआ है, ये भी जो है अवे फ्रॉम द इक्वेटर जा रहा है, मतलब पोल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन जो है
होमबोल्ट करंट है जो इसका राइट आंसर है। अब होमबोल्ट करंट अगर हम इसमें देखें तो ये जो पेरू करंट है इसको होमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो ये इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्यों 33% ने जो है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान से पढ़ना है और एक इमेज इस तरीके से आपके माइंड में होनी चाहिए हर करंट के बारे में, और करंट का कई बार दूसरा नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरे नाम के बारे में जैसे पेरू करंट को होमबोल्ट करंट बोलते हैं, यहाँ पे ये ब्राजीलियन करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको जो इनके सेकेंडरी नेम है वो भी आइडिया रखना है कौन से करंट को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्फेरॉइडल वेदरिंग है वो कहाँ पे कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्फेरॉइडल वेदरिंग यूजुअली हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेसाल्ट में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं 51% ने ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को 50 to 60% में भी रखते हैं कि इस कट ऑफ में अगर आप पहुँच जाते हैं, इस लेवल पे अगर आप अपने आप को रखते हैं तो आप आसानी से जो है कट ऑफ को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर व्यूज़ आप देखें तो ये आप देख सकते हैं 1321 इतने स्टूडेंट्स ने व्यू किया हुआ है और आंसर किया हुआ है 548 ने, ठीक है। तो जो आंसर नहीं करे वो तो वैसे ही रेस में नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करें तभी आपको वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस का रिपीटिशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको अटैम्प्ट करना है, देखना है आप जो है उसको किस लेवल में है। अगर जिन जिन लोगों ने ये आंसर किया है वो 51% जो है 50% से अबव जो है उनकी प्रिपरेशन है, 51% से अबव उनकी नॉलेज है, तो वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं चलना है, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लेकिन तुक्के भी नहीं मारने हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है। अगर हम टेक्टोनिक मैप ऑफ इंडिया देखें तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको जरूर उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैप आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो है विंध्यन और अरावली को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और जैसे आप टेलीग्राम पे क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आपको राइट और रॉन्ग आंसर तो वहीं से पता लग जाता है, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये जैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये जो लाइट का सिग्नल दिया हो यहाँ पे आप जाएंगे तो करेक्ट आंसर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है यूजुअली मैं बताता ही हूँ, उसमें डालता हूँ, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन आपको उस टॉपिक को भी पकड़ना है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या टेक्टोनिक मैप ऑफ इंडिया जो है उसको फोकस करके चलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, IIT JAM 2018 से लिया गया है। इसमें डेंटिशन पैटर्न पूछा गया है ट्राइगोनिया में, ठीक है। तो अलग अलग जो डेंटिशन पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ट्राइगोनिया जो है उसमें आपको शीजोडोंट जो पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो डेंटिशन है पेलियोसाइपोड्स में जो आप डेंटिशन पैटर्न देखेंगे उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। और उसमें फिर एग्जाम्पल टेक्साडोंट कौन सी स्पीसीज शो करती है, आइसोडोंट कौन सी स्पीसीज शो करती है, तो उसके बारे में आपको आइडिया रखना है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और कंसेप्ट के ऊपर आपको जरूर फोकस करके चलना है। नेक्स्ट जो है अगेन CSIR नेट से लिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा मिनरल जो है सर्पेंटाइन में अल्टर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो है राइट आंसर दिया ओलिविन, ठीक है, 77% ने, ठीक है। बाकी ये पता नहीं क्यों इतना आसान सा क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है प्लेजियो क्लेज का, गार्नेट का या क्वार्ट्ज का, ठीक है। तो ये जब ओलिविन मिनरल मेटामॉर्फिज्म जब इसका होता है तो ये सर्पेंटाइन में अल्टर्ड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग मिनरल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, खास करके क्ले मिनरल के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्ले मिनरल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, वो जो फेल्सपर की वेदरिंग से बनते हैं,
ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया रखना है। नेक्स्ट जो पूछा गया है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछा गया था CSIR नेट 2016 में कि जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आया। 37% ने ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अर्थ की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बल्क अर्थ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ओवरऑल अर्थ में। तो ये जो अगर हम देखें, आयरन जो है 36% या 35% के अराउंड आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीजन जो है 28% के अराउंड देखने को मिलता है, सिलिकॉन जो है 14 या 15% के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए था। और यहाँ से इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको पहले दो का पता है कि आयरन और ऑक्सीजन ये सीक्वेंस होना चाहिए, तो बाकी अपने आप ही जो है वहाँ से इलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर जो है बल्क अर्थ में अगर हम देखें आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। यहाँ भी ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है इसको रॉन्ग किया हुआ है। नेक्स्ट जो है मिड ओशनिक रीजिस एरिया ऑफ क्रस्टल एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया था कि किस तरीके के फीचर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, बट ये दोनों ऑप्शन जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्रेशनल है तो वहाँ पे रिवर्स फोल्ट बनेंगे, अगर एक्सटेंशन है तो वहाँ पे जो है नॉर्मल फोल्ट बनेंगे। तो नॉर्मल फोल्ट और ट्रांसफॉर्म फोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म फोल्ट और जो स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म फोल्ट जो है स्ट्राइक स्लिप फोल्ट ही होता है, बट इसमें डिफरेंस ये रहता है, ट्रांसफॉर्म फोल्ट जो है एक जंक्शन के ऊपर आपको इलिमिनेट होते नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म फोल्ट दिया है तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फोल्ट ना दिया होता, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी जो है सही हो जाता। अगर फोर्थ ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन दिया होता, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही माना जाता। तो इस तरीके से अगेन मैं ये कहूँगा कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं चिपकना है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जो आपके माइंड में बैठा हुआ है, अपना जो बिलीफ सिस्टम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करना है, उस तरीके से भी सोच के चलना है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वेदरिंग पूछा गया है कि वेदरिंग जब होती है अर्थ सरफेस पे तो कौन से फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, फेल्सपर और मस्कोवाइट दिया हुआ था। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी डिबेट देखा। बहुत से कैंडिडेट जो है ये कह रहे थे कि बॉक्साइट तो जो है वो मिनरल है ही नहीं, वो तो रॉक है, ठीक है। बट अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि इमोशनली अटैच नहीं होना है अपने आंसर से। जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है चार में से वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें वो बॉक्साइट है, चाहे वो मिनरल है या रॉक है या ओर है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बॉक्साइट है। तो बाकी ऑप्शंस का तो कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम ने हालांकि ठीक दिया हुआ आंसर, लेकिन जो है जो डिबेट चल रहा था उसके ऊपर मैं कहना चाह रहा था कि आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन से या अपने इमोशनल जो कंसेप्ट हैं उनसे अटैच नहीं होना है। आगे अर्थक्वेक के बारे में बात की जा रही है कि अर्थक्वेक में जो हम आइसोसेसिमल मैप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन सा पैरामीटर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो चीज़ आपको ये रखनी है ध्यान, आइसोसेसिमल की जब बात की जा रही है तो इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी की जो लाइन है उनको हम कंसिडर करते हैं। ऐसे ही आइसोबारिक आपको टर्म सुनने को मिलती है, कंटूर मैप्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो कंटूर्स हैं वो इक्वल एलिवेशन को शो करने वाली लाइन होती है और जो आइसोबार है इक्वल प्रेशर को शो करने वाली लाइन होती है। तो आइसोसेसिमल की अगर हम बात करें तो इक्वल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59% ने सही किया हुआ है, हालांकि काफ़ी लोगों ने मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेंसिटी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है पेलियोटेथिस सी के बारे में बात की गई है। पेलियोटेथिस सी जो है कौन कौन से पार्ट को सेपरेट करता था या कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ने राइट आंसर दिया हुआ है, 60% ने जो है करेक्ट आंसर किया हुआ है। तो ये मैं आपको जो पेलियो ज्योग्राफिक मैप है वो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। पेलियो ज्योग्राफिक मैप में ये आप देख सकते हैं जो यूरेशिया एंड गोंडवाना है, तो इनके बीच में ये लाई करता था टेथिस सी या पेलियोटेथिस सी। ये ट्राइसिक टाइम में है और रिवर्स बैक अगर हम जाए तो यहाँ पे काफ़ी गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यूरेशिया एंड गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट जो निकल के आता है पेलियो ज्योग्राफिक मैप के बारे में आपको आइडिया रखना है, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको कंसेप्ट को लेकर के चलना है, ठीक है। वो मैंने किस तरीके से आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नए व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक्सप्लोर जियोलॉजी एक ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो इसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है वो सारे जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप जियो साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो jiollovers247@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। ओके, अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। ये सारे लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।